तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बी ओरिजिनल में। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक का शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे, जहां पे आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी रेडी हो जाइए। और यह शॉर्ट नोट्स अगर आपको नीड है, चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक का सबसे पहला पॉइंट जो आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा ना, आपको पूरी बात मैं समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स को हम जब पढ़ते हैं तो भाई सामने वाला इंसान क्या मान के चलता है कि जो इंसान देख रहा है ना उधर से, आपके साइड से, उन्होंने पहले ही पढ़ चुका है एक बार, तब शॉर्ट नोट्स का यूज कर रहा है। तो इसलिए एक बार ध्यान से आप सुनिएगा। बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हो? जैसे हम पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल, जैसे एस में पढ़ते हैं एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, डी में 5 होते हैं, एफ में होते हैं 7। तो इन जो ऑर्बिटल रखे हुए हैं, इनमें मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। अगर उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है तो क्या बोलेंगे कि वो ऑर्बिटल पेयर में है, कैसे उसमें पेयरिंग हो चुकी है। लेकिन अगर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हो ना एक ऑर्बिटल में, तो उसको बोलते हैं हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो उसमें क्या होगी, आपकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी इंक्रीज करेगी। अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी तो आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या, जब कोई मेल्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगी। तो पहले पॉइंट से आपका क्या कवर हुआ कि आपको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखना है किसी भी एलिमेंट में, और देखना है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहां पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कि अच्छा, इधर हमको मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहला रिलेशन आपको कंफर्म हो गया होगा। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसका ऑर्डर कैसा होता है। सबसे ज्यादा होता है आपका 5D सीरीज में, फिर होता है 4D सीरीज में, फिर होता है आपका 3D सीरीज में। एक्सेप्ट यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप 12 को छोड़ के लिखना है हमको। ग्रुप 12 मतलब कि जो हम बोलते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो नहीं होती है ना, उनकी बात किया जा रहा है। ठीक है ना, जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होती उनकी बात किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट जो है हीट ऑफ एटोमाइजेशन, बहुत बढ़िया पॉइंट है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। देखो अब ये देखो आपके सामने जो दिख रहे हैं सारे 3D के एलिमेंट है। ठीक ना, सारे कौन से हैं, 3D के एलिमेंट, तो आपको शायद याद भी होगा। ठीक है ना, वो इसके नाम, तो आपको एक ट्रिक से याद करना है कि हीट ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर क्या क्या होता है। सबसे पहले देखो, आपका वेनेडियम होता है, टाइटेनियम, ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, स्कैंडियम, मैग्नीज, ठीक, और जिंक। यह तो होता है आपका ऑर्डर। लेकिन अगर आप चाहो तो इस ट्रिक को लिखो, और बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। देखो, एनसीईआरटी से एक पॉइंट बाहर नहीं बताऊंगा और एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर करूंगा। तो देखो, आपको याद करना है कि वो टी नहीं, कॉफी। क्या याद करना है, देखो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप 2 बार लिख के देखोगे ना तो जिंदगी में नहीं भूलिएगा। कैसे याद करना है कि वो टी नहीं कॉफी, करें क्यों स्पेशल मंजन। ये जो के लिए नीचे लिखा है ना, ये सेंटेंस को अच्छा करने के लिए लिखा है, क्या कि वो मतलब कि वेनेडियम, टी नहीं, टी मतलब कि क्या, टाइटेनियम, नहीं मतलब कि निकिल, कॉफी मतलब कि कोबाल्ट। के लिए आप बस सेंटेंस को बढ़िया बनाने के लिए लिखना है। ठीक, करें क्यों, करें क्यों। कॉफी में देखो, कोबाल्ट और आयरन दोनों हो गया कॉफी में। करें क्यों मतलब कि क्रोमियम, कॉपर मतलब कि क्यों, स्पेशल से आपका क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, मन से क्या होगा आपका मैग्नीज, जन से क्या हो जाएगा आपका जेडन। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। 2 बार लिखिएगा, पूरा का पूरा 100% गारंटी याद हो जाएगा। बात करते हैं 4 पॉइंट। क्या बताना है आपको, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है आपकी 3D सीरीज में। 3D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट आपकी होती है क्रोमियम की। किसकी होती है, क्रोमियम की। यहीं पे बात करें मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट बता दो आप 3D सीरीज की, तो वह कौन सी होगी आपकी, जिंक। कौन सी होगी आपकी, जिंक। कैसे पता करोगे भैया, तो देखो वैसे तो आपको अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट पूछती कि अच्छा बताओ कैसे हुआ, तो कैसे बताओगे आप। मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग पॉइंट के। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना आता होगा। एक बताता हूँ मैं, जैसे मान लो कोई सभी, मैं ले लेता हूँ आयरन के बारे में। किसका लेता हूँ एग्जाम्पल, आयरन का। Fe कितने पे होता है, 26 पे होता है। तो मैं अगर पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो वह होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। जोड़ लो, 26 हुआ कि नहीं, 2 2 4, 6 4 10, 2 12 6 18, 19 20, 19 20 6 26, 26 हो गया। तो अब देखो, इसको सबसे बाहरी सेल जो है ना, सबसे बाहरी सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एस में भरे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डी में भरे हैं। तो
अब देखो डी में कितना भरा है 6, और आपको पता है कि जो डी होता है, मैं अगला स्लाइड लेता हूँ, 1 मिनट रुको ताकि वहाँ पे समझा सकूँ मैं आपको। हाँ तो देखो मैं किसको ले रहा था, एफ को ना, एफ था आपका 26 पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, नहीं 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। देखो ऐसे भरता है। यहाँ पे आप 26 इलेक्ट्रॉन को भर लिए हो, तो सबसे बाहरी में आपका 4s है, ठीक है ना। तो आपको कहाँ पे देखना है 3d6, जो 3d6 है ना, तो आपको बस उसमें देखना है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं। डी में मैं बता रहा हूँ आपको कि अन पे इलेक्ट्रॉन को कैसे आपको देखना है, ठीक। तो डी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन भरे, हमें यहाँ पे कितना 5 ऑर्बिटल बनाना है, 5। तो 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल में हमको इलेक्ट्रॉन को भरना है 1, 2, 3, 4, 5 भर दिए, और छठा वाला आपको भरेगा यहाँ पे। तो अब देखो यह जो दिख रहा है, यह तो आपको दिख रहा है पेयर में, ये दिख रहा है आपको पेयर में, लेकिन यह जो आपको 4 दिख रहे हैं, ये 4 कैसे आपको दिख रहे हैं, अनपेयर। अनपेयर, तो आप क्या बोलोगे कि भैया यहाँ पे 4 अनपेयर हैं, और किसी का आपको निकालोगे तो अगर मान लो वहाँ पे 5 अनपेयर आ गए, तो बोलोगे कि 5 वाले की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी ना वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। समझे क्या ये स्लाइड मुझे समझाया आपको, ये बताया कैसे हम यहाँ पे देखते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। चलो अब यहाँ पे देखते हैं आगे। अब बात करेंगे आपसे कि मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है डी ब्लॉक में, ठीक है ना। तो वो होता है डब्लू, डब्लू क्या है आपका, टंगस्टन। अब मिनिमम किसका होता है, एच जी। देखो अब एम एन और टी सी, ये देखो जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसको आप लिखना। एम एन और टी सी के पास जो एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होती है, अगर कोई पूछे क्यों होती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है, ठीक है ना। बात करता हूँ मैं 9 पॉइंट कि जिंक के पास जो मिनिमम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है 3D सीरीज में, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। 10 पॉइंट, अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की, तो वह 3D की सबसे कम होती है, फिर 4D की, फिर 5D की सबसे ज़्यादा होती है। यह हार्डर हो गया। मैक्सिमम डेंसिटी की बात करूँ मैं 3D के अंदर, तो निकिल की और कॉपर की सबसे ज़्यादा होती है। मिनिमम डेंसिटी आप बात करो पूरे डी ब्लॉक में बात कर लो, तो वो होती है स्कैंडियम की। यह देखो यह आपके सामने लिखा गया है स्कैंडियम, याद होगा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब देखो यहाँ पे आपको जो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना, वो लिखा गया है। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है स्टेबल में, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम 3 और 6 को दिखाता है, एमएन आपको +2 को दिखाता है, आयरन 2 और 3 में ज़्यादा स्टेबल होता है, कोबाल्ट 2 और 3 में, निकिल +2 में, कॉपर +2 में, जिंक +2 में। तो यह आपको ध्यान देना है कि यह लिखा गया आपकी कि यह स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर इसमें शो करते हैं। अब देखो कि हम जब टॉप से बॉटम जाते हैं, ठीक है, टॉप से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो हीट ऑफ ठीक HOS, हीट ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्या हीट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या करती है आपकी, इनक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी जो होती है ना वो डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या करती है इसकी, डिक्रीज करती है। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, मैं मान के चलता हूँ। और भाई प्लीज़ अगर नहीं समझ आ रही हो तो आप कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को लग रहा होगा कि अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा और मेरी गलती है, तो आप थोड़ा सा भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स करवा रहा हूँ, डिटेल नहीं करवा रहा हूँ। अगर कोई इंसान बहुत बेहतरीन ढंग से अगर पढ़ के इसको देख रहा होगा ना, तो मेरे कंटेंट को समझेगा कि भैया आपने एनसीईआरटी को कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पहली बार पढ़ रहे होंगे तो फिर वो मुझे जज करना स्टार्ट करेंगे। मुझे जज करने से बेहतर है कि अपने आप को एक बार जज करें, बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार भी लगाया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन पी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ HOS डिक्रीज करती है, कहाँ से, टॉप टू बॉटम से, वाइल द डी ब्लॉक में क्या करती है, इंक्रीज करती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक में कितनी होती है, +8, किसकी होती है, ऑस्मियम की। अब देखो क्रोमियम +2 जो होता है और क्रोमियम +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो D4 बनता है क्रोमियम +2 में, यहाँ पे क्रोमियम +3 में D3 बनता है। जो D3 होता है, इसके बाद एक्स्ट्रा स्टेबल EG और T2G कॉन्फ़िगरेशन आता है। EG और T2G कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप कहाँ पे सुनोगे, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे ना, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप ही का चैप्टर क्लास 12th का ही है, तो वहाँ पे आपको EG और T2G के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन में हमेशा ई नोट के बेस पे आंसर देना है, इसको मतलब आप समझ आना, बता रहा हूँ मैं। कभी भी अगर आपको एक क्वेश्चन में ई नोट पूछे ना, तो आपको कभी अब एक क्वेश्चन में आपको क्या पूछे ना, तो हाँ ई नोट, तो आपको ई नोट के बेस पे देना है। ई नोट क्या होता है, देखो यहाँ पे
यह जो पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी का सबसे टफेस्ट पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को मैंने इतना इजी बनाया है क्योंकि आपके सामने हमने रटने का वही छोड़ दिया, मतलब समझने का जो 2 ट्रिक है उस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। एनसीईआरटी में लिखा है कि ई नॉट प्लस एम से एम पे जा रहा है, ई नॉट प्लस एम से एम पे जा रहा है, तो उसकी ट्रिक क्या है, ठीक है ना, वो क्या है कि टीबी में करीना जान फेकोनी, अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन लिखना एक बार याद हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्रम में आपको याद करना है, इधर जा रहे हैं तो चीजें इंक्रीज हो रही हैं, टीवी में मतलब कि टाइटेनियम वेनेडियम में, एम एन करीना, करीना से क्या हो गया आपका सी आर, जन फे को नी, ठीक है ना, लास्ट में आप लगा लेना कू। भाई हमें याद करना है तो थोड़ा सा तो हमको इफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर हम +3 से +2 पे आते हैं तो वह होता है आपका सी आर टी आई ओ फी एम एन को, यह क्या है करती ओ फैशन मंडे को, ये वाला तो ऑटोमेटिक आपको याद ही हो जाएगा। देखो डी ब्लॉक में ना, पहले जब आपका पी ब्लॉक हुआ करता था सिलेबस में, तो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि क्वेश्चंस आता था तो बहुत इजी लेवल का आता था, चाहे आता ही नहीं था। लेकिन जैसे आपका पूरा का पूरा पी ब्लॉक हट चुका है तो आपका यह चैप्टर हो चुका है इंपॉर्टेंट, एक भी पॉइंट आपको छोड़ने की अनुमति नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ सारा करना है। और अगर ये वीडियो तो यहीं पे पड़ी रहेगी ना, पेपर दे के आइएगा आप, इस वीडियो से मिला लीजिएगा कि एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं और एनसीईआरटी पूरा कवर है यहाँ पे। अभी लास्ट देखना कि एक एक रिएक्शन जो है ना, मैंने इतना अच्छे ढंग से उसको वो किया है, लगाया है कि आप छोटे में पूरी एनसीईआरटी को याद कर लोगे, ठीक है ना। अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं। ये देखो आपका क्या है F2Cl2 Br2 I2। अब F2Cl2 जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि Br2 और I2 होता है या तो पुअर होता है या तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब देखो COF3 जो होता है इसकी हाई लाइटिस एनर्जी होती है, ठीक है ना, और लाइटिस एनर्जी कहाँ देखते हैं हम, आयनिक कंपाउंड के अंदर। VF5 CRF6 जो होता है इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, यह कहाँ पे देखते हैं हम, कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर देखते हैं। जितने भी CU2 रखने वाले हाइलाइड होते हैं वह एग्जिस्ट करते हैं किसके अलावा, CuIT के अलावा। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, F-Cl-Br-I- जो होता है, यहाँ पे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट यह होते हैं, गुड होते हैं Br- और I-। जैसे यहाँ पे समझते हैं CU2 पॉजिटिव है, यहाँ पे I- लगा दिया हमने, I- लगा दिया, I- क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यह CU को क्या करेगा, जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो सामने वाले क्या करते हैं, रिड्यूस करवाते हैं। तो CU+2 में था ना, तो इसको रिड्यूस करवा देगा, इसको रिड्यूस करवा क्या बना देगा, CU+2 से +1 में बना देगा। पहले -1 था, -1 था, अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो क्या कर लेगा, -1 से आ गया 0 पे। समझे यहाँ पे क्या हो गया, देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट वह क्या होता है ना, खुद को क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को ऑक्सीडाइज। सामने वाला मतलब कि कॉपर, इसको क्या करेगा, रिड्यूस। मतलब कि जो एजेंट होता है ना वह इफेक्ट दूसरे के ऊपर लगाता है, इतना आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट कि ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक की। चलो देखते हैं। सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है उसको हम बोलते हैं बेसिक। वो कैसा होता है, बेसिक होता है, ऐसे CrOMnO। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है, CR यहाँ पे +2 में है और यहाँ पे +2 में है, तो इनकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसमें क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मीडियम वाले अगर बीच में आ जाते हैं, ना तो +2 हो ना तो +4 हो। यहाँ पे देखो CR कितने में है, 3 दूनी 6, यहाँ पे +6 में है, यहाँ पे निकालोगे तो 7 दूनी 14, 14 बार 7 दूनी 14, 14, यहाँ +7 में है। तो जब यहाँ पे निकालोगे तो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हायर में एसिडिक होते हैं, ना लोअर हो ना एसिडिक हो, और कोई बीच में आता है तो कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एग्जाम्पल चाहो तो आप याद कर लो और बहुत ईजी हो जाएगा ऐसे निकालना। कैसे करना है, आपको सीधे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर सबसे लोअर आ रही है, लोअर कैसे पता चलेगी, मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, देखो यहाँ पे इस स्लाइड पे आप पहले ही देखे थे लास्ट में, यहाँ बताया था हमने। देखो जैसे स्कैंडियम की लोअर होती है +3, जैसे क्रोमियम की बात करें तो +3 लोअर होती है, हाई होती है क्या इसकी +6। तो +3 में अगर आएगा कोई तो यह क्या होगा, आपका बेसिक होगा। +6 में कोई आएगा तो यह होगा एसिडिक। लेकिन +3 और +6 ना के इसके बीच में कोई मान लो +4 आ गया तो वह क्रोमियम की जो ऑक्साइड होगी ना, वो कैसी होगी, एम्फोटेरिक होगी। ठीक, तो यह क्लियर। अब देखो जो एसिडिक मीडियम अगर हमें सॉल्व करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड डिफेक्टिव के और पॉजिटिव के। अब देखो Cr2O3, इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना का, 3 दूनी 6, 6 +3 कितने आ रहा है, +3 आ रहा है, मतलब कि बीच का आ रहा है, बीच का होगा तो एम्फोटेरिक होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, एम्फोटेरिक। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। इसका निकालोगे, इसका निकालोगे तो दो चीज़, एक निकलेगी
लोअर में एक निकलेगी हायर में, जब लोअर में निकलेगी तो वह क्या होगी आपकी बेसिक, जब हायर निकली तो होगी एसिडिक। यहाँ से आप देख लेना Cu2 और Cu प्लस में Cu ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि इसके पास D10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक, अब देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मतलब कि अब आपको कुछ प्रोसेस है बस तो ध्यान देना सीधे कि हाइबर प्रोसेस में Fe जो होता है आपका, जो Fe होता है यहाँ पे कैटालिस्ट के लिए यूज होता है, जो कि कार्य क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बनाने के लिए। वो सॉल्व प्रोसेस एक होता है जहाँ पे हम Pt को यूज करते हैं कैटालिस्ट के रूप में, HNO3 को प्रिपरेशन करने में काम आता है। कॉन्टैक्ट पोर्सन प्रोसेस जो होता है उसमें V2O5 होता है, प्रिपरेशन करते हैं H2SO4 का। डेकन प्रोसेस में Cl2 का हम प्रिपरेशन करते हैं, इसमें हम CuCl2 यूज करते हैं। जिगलर नाटा TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस एल्कीन बनाते हैं इससे हम। वेकर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एथेनॉल बनाते हैं, कहाँ से, एथाइन से एथेनॉल बनाते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल, निकिल का हम यूज करते हैं कैटालिस्ट के रूप में। फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ द एल्काइन, यहाँ पे कार्बोनिल्स ऑफ निकिल का यूज करते हैं। अब देखो यह पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात करते हैं। जैसे जनरली नॉन स्टाइकोमेट्रिक इन नेचर में होते हैं, नेबर आयनिक, नोर न तो आयनिक होते हैं ना तो कोवैलेंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होता है किससे, प्योर मेटल के। कंडक्टिविटी इसकी जो होती है लगभग सेम होती है। अब देखो कलर की बात करें, कलर प्रॉपर्टी की, तो इसके अंदर कलर प्रॉपर्टी कोई पूछे कि डी ब्लॉक के अंदर कलर प्रॉपर्टी क्यों आती है, तो आप बताओगे कि भैया इनके अंदर डी ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। जैसे D1 से लेके 9 तक क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। अगर D0 आ गया किसी का तो कैसा होगा, कलरलेस होगा। चार्ज ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि अगर KMnO4 जो होता है उसका कलर पर्पल होता है, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, Na2Cr2O4 येलो कलर का होता है, Cr2OCl2 रेड ऑरेंज कलर का होता है। कहाँ पे, पानी के अंदर। अब देखो आयरन और निकिल जो होता है इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। कॉपर और Cu2 और Cr2 का कलर ब्लू होता है। Mn2Cu+2 का कलर पिंक होता है। याद करने का तरीका कैसे याद करोगे कि फेनी को हरा पसंद है, मतलब कि आयरन कैसा, आयरन और निकिल कैसा होता है, हरा। कुकर को ब्लू, ठीक है ना, कुकर को ब्लू मतलब कि कॉपर और कॉपर और क्रोमियम को क्या है, ब्लू पसंद है। Mn को मतलब मन को पिंक पसंद है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो फेनी को हरा, कुकर को ब्लू, मन को पिंक पसंद है, तो कलर भी आपके यहाँ से याद होंगे। अब बात करते हैं हम एलोय का फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के एटम जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एलोय बनाते हैं, क्योंकि इनके पास साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब देखो ये आपको कैसे याद करना है कि जो ब्रॉन्ज होता है, जो ब्रोस होता है वो कॉपर और एसएन से मिलकर बना होता है। ब्रोंज जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कैसे याद करोगे, देखो कॉपर दोनों में लिख लेना, और एक में जिंक और एक में एसएन, ऐसे लिख लेना। तो अब फिर यहाँ से क्रॉस लगा देना कि यहाँ पे देखो ब्रोस में लास्ट में एस आ रहा है ना, एस आ रहा है ना, तो इसको नीचे लगाना है, ये इस वाले को होगा। इसमें जेड आ रहा है ना, तो इसको इधर क्रॉस करना है, इस वाले को होगा। देखो याद करने का तरीका होते हैं अलग अलग, ऐसे मत जिसमें एस आ रहा है उसमें एस एन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्रॉस करना है आपको, सोचना है यहाँ पे क्या करना है, हमको क्रॉस करना है। अब देखो यहाँ पे गन मेटल जो होती है उसमें कॉपर, जिंक और एसन, थर्ड नंबर पे गन मेटल लिखना, और यहाँ पे जितना लिखा है कॉपर, जिंक, एसन, इन तीनों को मिला देना आप। जर्मन सिलोन में क्या होगा, कॉपर, जिंक और निकिल आता है। कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक जो होते हैं उसमें आपको KMnO4 पढ़ना है, जो कि कैसे कलर का होता है मैंने बताया दिया आपको, पीछे पढ़ के आए, पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट भी इसको बोलते हैं हम। Mn+7 से होता है, जो जिसकी D0 होता है डाई, अगर D0 है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाया मैग्नेटिक बोलेंगे। आगे देखते हैं, जैसे प्रिपरेशन की हम बात करें इसके, तो लैब मेथड में क्या करते हैं कि Mn+2 में था, इसकी रिएक्शन हम करवाएं H2O8 से करवाएं, जहाँ पे H2+6 में है, तो क्या बना लेगा, MnO4 बना लेगा -1, ठीक है ना, और यह इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रूसियन ब्लैक, क्या बोलते हैं, सॉरी पायरोलाइट्स ब्लैक बोलते हैं। इसका रिएक्शन हम QoS से करवाएंगे, या तो K2CO3 भी यहाँ पे यूज कर सकते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो KNO3 यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, खुद तो होगा क्या ऑक्सीडाइज, खुद तो होगा रिड्यूस, सामने वाले करेगा ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे KMnO4 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि ग्रीन कलर का होगा। ठीक, फिर इसमें से हम पानी निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, KMnO4 बन जाएगा। यही तो हमको बनाना था इनडायरेक्टली। देखो अब यहाँ पे रिएक्शन याद करना बहुत ईजी है, हमको पता है कि KMnO4 जो होता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने पीछे बताया, ध्यान देना है। KMnO4 जो होता है वो क्या होता है आपका, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य बताया मैंने कि जो होता है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो सामने वाले पे इफेक्ट करेगा, सामने वाले क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड, सामने वाले का ऑक्सीडाइज, खुद क्या होगा, खुद होगा रिड्यूस, खुद होगा रिड्यूस। तो ये इसको ध्यान देना। जैसे H2S, यहाँ पे H2S में H2 S कितने में, जल्दी बताओ। यहाँ पे इसको मैं +2 लिखूँ, यहाँ पे -2 में, ठीक है। तो अपने आप को क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा ना, तो
-2 से किस में कर देगा, 0, -2 से हम 0 पा रहे हैं तो बढ़ रही है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या करवा दिया, इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया। अब सबका देख लेना, SO3 को SO4 में कन्वर्ट कर देगा, NO2 निगेटिव को NO3 निगेटिव में कन्वर्ट, Fe3 को Fe2 को Fe3 में कर देगा। अब देखो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, उसी को तो बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइज करवाना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, सिंपल आपके सामने कोई सा भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि MaN4 है अगर, तो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो यहाँ से आप इसको याद करिए। यह वाला पॉइंट देखो कि MnO4 को अगर हीट करते हैं तो K2MnO4 MnO2 प्लस O2 निकलती है। K2Cr2O7 को हीट करते हैं तो K2Cr4 Cr2O3 प्लस O2 निकलती है। यह जो आपको होते हैं MnO2 और CrO3, ये कैसे होते हैं, आपको एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कैसे पता करोगे, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो ये हायर में आएंगे ना तो लोअर में आएंगे, बीच में आएंगे। बीच में आएंगे तो बोलेंगे भैया एम्फोटेरिक है। K2Cr2O7 की बात करें तो पोटेशियम पर मैग्नेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट ही बोलते हैं। प्रिपरेशन करते हैं कैसे हम इसको, क्रोमाइट और, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइट और। ये बोलते हैं आपके Na2CO3 या तो NaOH कुछ भी ले लो, ऑक्सीजन प्रेजेंस में करोगे तो आपको Na2Cr2O4 मिलेगा जो कि येलो कलर का होता है। फिर उसको हम डालते हैं H2SO4 के अंदर। जैसे इसको हम H2SO4 के अंदर डालेंगे, ठीक, जैसे इसको हम H2SO4 के अंदर डालेंगे तो यह क्या बना लगा, Cr2 K2Cr2O7, सॉरी, यहाँ इसके बाद क्या बनेगा, Na2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है। फिर यहाँ पे बनेगा आपका सोल्यूबल Na2SO4। फिर इसको KCl में डालेंगे जो कि मोल्टेन होगा, वो क्या बना देगा, K2Cr2O7। नहीं है, देखो रिएक्शन आपको लर्न करनी है भाई, यहाँ पे मैं रिएक्शन समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी जितना बता दे रहा हूँ उतना सफिशियंट है। इसको लर्न कर लेना, सीधे यही आएगा आपके अंदर। अब देखो इस वाले को पढ़ते हैं। 35 जो होता है आपका CrO-4 है, क्रोमेट, उसको बोलते हैं, येलो कलर का होता है। जब पानी इसको हम देंगे स्टार्टिंग में तो क्या बनाता है, Cr2O7। बॉय से याद करोगे, बॉय, बॉय क्या है, बॉय मतलब कि इधर देखो, बॉय मतलब कि समझाता हूँ अभी को, बॉय मतलब क्या था भाई, मैं ही बोल रहा हूँ येलो से ऑरेंज। अच्छा हाँ हाँ, समझ आ गया। देखो ऊपर जो H प्लस लिखा है, H प्लस उसका मतलब क्या, एसिडिक मीडियम। नीचे क्या लिखा, OH माइनस मतलब कि बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम की मैं बात करूँ ना तो ओले से कहाँ से, ऑरेंज से येलो। देखो इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर, तो बेसिक मीडियम है। तो किधर से जा रहे हैं, ऑरेंज से येलो, तो इसलिए यहाँ लिखा है कि बॉय। बेसिक मीडियम में ऑरेंज से क्या कौन सा कलर में कन्वर्ट होता है, येलो में। तो एसिडिक का ऑटोमेटिक इसी का उल्टा कर लेना, तो एक ही इसलिए लिखा था बॉय, ठीक है ना। अब देखो यह K2Cr2O7 जो होता है, यह भी क्या होता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो पता ही है आपको क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर जितने इधर साइड में दिख रहे हैं सब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सारे अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप देख लेना एक बार। तो इस प्रकार आपका D और F ब्लॉक पूरा का पूरा कवर हो गया, कुछ नहीं बचा है। अगर कुछ बचा है तो एक बार NCERT देख के फिर हमें बताइए कि कुछ बचा है। भैया मेरे साथ कुछ नहीं बचा है, सारी रिएक्शन भी, ये देखो जो 10 रिएक्शन आपकी लिखी है, सारी रिएक्शन मैंने ऐसे कन्वर्ट किया, सारी यहाँ से जितनी रिएक्शन दिख रही है ना, सारी ये रिएक्शन ही है आपकी। लेकिन इतना ईजी हो गया आपको कि आप याद नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, लोअर ऑक्सीडेशन में है तो आपको हायर में लेके जाना है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है कहाँ पे लाता है, उसको हायर ऑक्सीडेशन एजेंट पे लाके छोड़ेगा। तो बस आपको इसको देखना है। धन्यवाद।